हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब्जेक्ट के चैप्टर भारत और चीन संबंधों के बारे में बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने भारत और चीन के बीच में जो विभिन्न इश्यूज़ चल रहे हैं उनके बारे में बात करनी स्टार्ट की थी। आज हम उन इश्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर मुद्दा, आतंकवाद, तिब्बत मुद्दे जैसे बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और चीन का क्या विवाद चल रहा है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात चीन ने कश्मीर को एक विवादास्पद क्षेत्र माना। कश्मीर में पाकिस्तान के जनमत संग्रह की मांग का समर्थन किया। कश्मीर मुद्दे पर चीन का दृष्टिकोण 1990 के बाद परिवर्तित हुआ है, जिसका स्पष्ट उदाहरण वर्ष 1999 में कारगिल संकट के दौरान देखने को मिला, जब चीन ने पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC का पालन करने को कहा और चीन ने कश्मीर समस्या का समाधान द्विपक्षीय रूप में करने की बात कही। भी पाकिस्तान जनरली कश्मीर को एक ग्लोबल इशू बनाता रहता है कि भाई हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना चाहिए, तो इसमें पहली बार कश्मीर ने ये कहा कि भाई आप दोनों के बीच का मुद्दा है तो इसको द्विपक्षीय रूप में सुलझाओ, और पाकिस्तान को LOC का सम्मान करने को या पालन करने को कहा। वर्ष 1990 के पश्चात चीन ने यह भी माना कि कश्मीर सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित है। वर्तमान समय में चीन की विदेश नीति में परिवर्तन देखा जा सकता है तथा उसने कश्मीर को पुनः विवादास्पद कहना शुरू कर दिया है। कश्मीर के निवासियों के लिए स्टेपल वीज़ा प्रदान कर रहा है और कश्मीर में तैनात सैनिक अधिकारियों की चीन यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चीन के शक्तिशाली उभार के कारण उसकी विदेश नीति भारत के प्रति लगातार आक्रामक हो रही है। इसलिए भारतीय सरकार द्वारा भी वर्ष 2011 में निर्णय किया गया कि भारत चीन सीमा पर तैनाती के लिए 50,000 नए सैनिकों की भर्ती होगी। हम देखते हैं आतंकवाद का क्या मुद्दा है। भारत पिछले 3 दशकों से सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। भारत का कश्मीर सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित है, जबकि वर्तमान में चीन के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। इसीलिए आतंकवाद दोनों राज्यों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। चीन का जिंगजियांग प्रांत भी आतंकवाद से प्रभावित है। वर्ष 2009 में चीन के जिंगजियांग प्रांत में विगत वर्षों की सबसे बड़ी हिंसा हुई तथा इससे भविष्य में चीन के लिए आतंकवाद की एक बड़ी चुनौती है। यद्यपि विचारकों के अनुसार यहाँ कश्मीर और चेचन्या जैसी समस्या नहीं है। 26 नवंबर 2008 के मुंबई बम विस्फोट की चीन ने कड़ी निंदा की। सितंबर 2001 के पश्चात दोनों देश आतंकवाद की समाप्ति के लिए परस्पर सहयोग कर रहे हैं और अफगानिस्तान में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां दोनों देशों के हितों के प्रतिकूल हैं। भारत और चीन के मध्य आतंकवाद के संदर्भ में निम्नलिखित भिन्नताएं भी हैं। चीन पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला राष्ट्र नहीं मानता, जबकि भारत के अनुसार पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक देश है। तो ये इनके आतंकवाद के संदर्भ में विभिन्न मान्यताएं हैं। लेकिन अब क्योंकि आतंकवाद है चीन की सीमाओं पर जा पहुंचा है, चीन को भी इससे नुकसान हो रहा है, इससे ग्रसित हो रहा है, इसलिए आतंकवाद को उसने सीरियसली लेना शुरू किया है। इससे पहले वो कभी भी भारत की बात सीरियसली नहीं लेता था। अब बात करते हैं तिब्बत मुद्दा क्या है। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है वह भारत के अतिरिक्त उसकी दक्षिणी सीमा पर नेपाल और म्यांमार, जो बर्मा कहा जाता था, तथा उत्तरी सीमा पर चीन का सिक्यांग प्रांत है। ठीक है, उसकी दक्षिणी सीमा पर नेपाल है, म्यांमार है और उत्तरी सीमा पर चीन का सिक्यांग प्रांत है, और भारत है उसके उत्तर में तिब्बत है। भारत तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा वहाँ के राजाध्यक्ष भी हुआ करते थे। तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था प्राचीन और सामंतवादी परंपराओं पर आधारित थी। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1906 में चीन के साथ हस्ताक्षरित एक अन्य संधि के द्वारा तिब्बत को चीन की प्रभुता के अधीन स्वीकार कर लिया। इस संधि को ब्रिटिश सरकार के द्वारा चीन पर आरोपित संधि की संज्ञा दी गई। इसके अनुसार यह व्यवस्था भी की गई कि लहासा में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा तथा ग्यांगटसी तक भारत तिब्बत के लिए डाक व्यवस्था स्थापित करेगा तथा साथ ही व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए भारत को तिब्बत में अपने सैनिक तैनात करने का अधिकार भी मिला। ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों की बैठक वर्ष 1914 में शिमला में हुई। इस बैठक में तिब्बत पर चीन के प्रभुत्व को स्वीकार किया गया, परंतु तिब्बत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसमें चीन के प्रभुत्व को इस प्रकार स्वीकार किया गया कि जो इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तिब्बत वाले अपने पास ही रखेंगे। तो अब इसमें चीन को 2 भागों में बांटा गया, बाह्य तिब्बत और आंतरिक तिब्बत, जिसकी सीमा चीन से लगती थी। बाह्य तिब्बत की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई और चीन ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। ठीक है,
तो आंतरिक तिब्बत कौन सा था, जिसकी सीमा चीन से लगती थी, और बाह्य तिब्बत की फिर उन्होंने स्वतंत्रता स्वीकार कर ली और चीन ने कहा कि भाई हम उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और उसने यह भी वचन दिया कि चीन की संसद में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, न ही चीन का कोई सैनिक बाह्य तिब्बत में तैनात किया जाएगा, न ही वहाँ के प्रशासकीय अधिकारियों को चीन नियुक्त करेगा। चीन की नवगठित साम्यवादी सरकार ने 1 जनवरी 1950 को यह घोषणा की कि चीन की जनवादी सेना, जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी कही जाती है, उसका एक महत्वपूर्ण कार्य था तिब्बत को स्वतंत्र करवाना। भारत को अक्टूबर 1950 में यह सूचना मिली कि चीन ने तिब्बत में पूरी तैयारी के साथ आक्रमण जैसी कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी और चीन के द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया गया तथा चीन की सेनाएं तिब्बत में तैनात हो गई, जबकि पहले चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता बनाए रखने का आश्वासन दिया था। तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के बाद तिब्बतियों में चीन के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तिब्बत में संघर्ष उत्पन्न हुए। तिब्बतियों का चीन के द्वारा कठोर दमन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मार्च 1959 के मध्य में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में आकस्मिक विद्रोह शुरू हो गया। इसके परिणाम स्वरूप चीनी और तिब्बती लोगों में हिंसात्मक संघर्ष प्रारंभ हो गया। चीन ने विद्रोह का इतना भीषण दमन किया कि दलाई लामा को अपनी सत्ता छोड़कर गोपनीय मार्ग से भारत के लिए पलायन करना पड़ा। दलाई लामा, मैंने बताया था ना, वहाँ के राजाध्यक्ष जो शासन भी संभालते थे, तो इतना ज़्यादा अब दलाई लामा के अगेंस्ट ही होगा चीन, क्योंकि वहाँ का शासन कार्य वगैरह है वो दलाई लामा संभाल रहे थे। अब चीन है वो तिब्बत पर अपना अधिकार करना चाह रहा था, कर भी लिया था। तो उसने जो संघर्ष शुरू हुआ दलाई लामा के सपोर्ट में लोगों का, उसको पूरी तरीके से दबाया। तो दलाई लामा को गोपनीय मार्ग से भारत के लिए पलायन करना पड़ा और उनके साथ हजारों तिब्बतवासी भी भारत आ गए। भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण अवश्य प्रदान की, परंतु इस शर्त पर कि वे भारत की भूमि से चीन के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे। भारत ने सदैव एक चीन नीति यानी वन चाइना पॉलिसी का नाम सुना होगा, उसका समर्थन किया। भाई क्यों चीन ये कहता था कि तिब्बत भी हमारा पार्ट है, तो भारत ने पंचशील समझौता किया था, तब भी एक्सेप्ट कर लिया था कि तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व है। तो भारत ने हमेशा एक चीन नीति का समर्थन किया है। वर्तमान समय में भारत ने एक चीन नीति का सार्वजनिक समर्थन करना बंद कर दिया, क्योंकि चीन की नीति में कश्मीर के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। चीन वर्तमान समय में कश्मीर को विवादास्पद क्षेत्र मान रहा है, जबकि हम लोग कहते हैं कि भाई कश्मीर हमारा हिस्सा है, उसका कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। और पाकिस्तान कहता है कि चीन एक विवादास्पद क्षेत्र है, इस पर हमारा भी अधिकार है। तो चीन पाकिस्तान के सपोर्ट में कश्मीर को एक विवादास्पद क्षेत्र मानने लगा है, जबकि कश्मीर हमारा पार्ट है। इसलिए हमने क्या किया कि चीन की एक वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करना अब सार्वजनिक रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी का क्या मतलब है कि हम तिब्बत को भी चाइना का पार्ट मानते हैं। नेहरू ने वर्ष 1950 में ही तिब्बत को एक चीन का स्वायत्त भाग माना था, इसलिए भारतीय विदेश नीति में तिब्बत के मुद्दे पर हमेशा एक समान दृष्टिकोण बना रहा। वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीनी यात्रा के दौरान तिब्बत को चीनी भूभाग का एक स्वायत्त या अभिन्न अंग माना। भारतीय विदेश नीति में वर्ष 2008 में चीन में ओलंपिक खेलों के कारण तिब्बत का मुद्दा पुनः प्रभावी हुआ। भारत ने स्पष्ट कहा कि दलाई लामा भारत में एक धार्मिक गुरु के रूप में निवास कर रहे हैं तथा भारतीय भूमि पर चीनी विरोध किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया जाएगा। भाई भारत ने कहा कि हम दलाई लामा को हमने शरण दे रखी है, लेकिन हम अपनी भूमि से चीन के विरुद्ध कोई आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। परंतु भारत सरकार ने यह भी कहा कि चीनी सरकार को तिब्बतियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। भविष्य में तिब्बत का मुद्दा भारत के लिए अत्यधिक निर्णायक महत्व का है, क्योंकि पहला, चीन का प्रयास है कि दलाई लामा के साथ समझौता करके भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया जाए। भाई दलाई लामा के साथ चीन का अगर समझौता हो जाएगा तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या अधिक है तथा अधिकांश बौद्ध मठों पर तिब्बतियों का प्रभाव है, जिस पर दलाई लामा का प्रभाव है। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तिब्बत का मैटर। दलाई लामा ने कभी कभी विवादास्पद दृष्टिकोण या बयान भी दिया है, जिससे भारतीय विदेश नीति के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। दलाई लामा पर भारतीय प्रभाव के कारण भारत चीन पर दबाव बनाने में सफल होता है, क्योंकि दलाई लामा भारत को गुरु देश का दर्जा देते हैं। दलाई लामा के अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। भारत में बड़ी संख्या में तिब्बती निवास कर रहे हैं। यदि ये लोग आक्रामक आंदोलन करते हैं तो भारतीय सुरक्षा भी प्रभावित होगी। दिसंबर 2011 में
पश्चिमी बंगाल में आयोजित बौद्ध धर्म सम्मेलन में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की भागीदारी के विरुद्ध चीनी दूतावास द्वारा पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखा गया, लेकिन दलाई लामा ने सम्मेलन में भाग लिया। वर्ष 2011 में तिब्बत में अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने आत्मदाह किया और चीनी सरकार ने इसमें भी भारत का हाथ होने की आशंका व्यक्त की। वर्ष 2012 में चीन ने अपनी नीति में एक बड़ा परिवर्तन करते हुए तिब्बत को बाहरी पर्यटकों के लिए खोल दिया और विश्व को ये दिखाने का प्रयत्न किया कि तिब्बत में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन तिब्बती अभी भी स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि 1,20,000 तिब्बती शरणार्थी भारत में तथा 20,000 तिब्बती शरणार्थी नेपाल में निवास कर रहे हैं। तो ये थे विभिन्न मुद्दे। अब देखते हैं कि सामरिक सहयोग कैसा है। सामरिक सहयोग। शीत युद्ध के बाद विश्व में भारत और चीन के मध्य संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा चीन ने सिक्किम को भारत के अंग के रूप में मान्यता प्रदान की। वर्ष 2005 के बाद पहली बार भारत और चीन के मध्य सामरिक वार्ता प्रारंभ हुई और दोनों देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हुए, यानी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका सांकेतिक महत्व निर्विवाद रूप में अत्यधिक है। लेकिन दोनों देशों के मध्य सामरिक समझौता और सहमति तभी दीर्घकालिक हो सकता है जब सीमा विवाद का समाधान कर लिया जाए। जापान, चीन व भारत एशिया की 3 महाशक्तियां हैं जिनके बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा कायम है। समकालीन समय में भारत ने भी चीन के प्रति मुखर नीति अपनाई है। उदाहरण के लिए वेन शियाबाओ को दिए जा रहे नोबेल पुरस्कार समारोह में भारत भी उपस्थित हुआ तथा वियतनाम के साथ भारत प्रभावी संबंधों का विकास कर रहा है। वर्ष 2008 में भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने भाग लिया। लेकिन 2010 के बाद चीन के द्वारा कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के अधिकारी जनरल जायसवाल को चीन द्वारा वीज़ा प्रदान न करने के कारण भारत चीन के बीच सामरिक व सैनिक वार्ताओं को स्थगित कर दिया गया तथा वर्तमान समय में इसे पुनः शुरू किया गया है। अब देखते हैं एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, जिसे ADIZ के नाम से भी जाना जाता है, उसका क्या मतलब है। चीन ने अपनी विदेश नीति को जापान और अमेरिका की तरफ से मिल रही चुनौतियों के मद्देनज़र आक्रामक स्वरूप देना प्रारंभ कर दिया है। चीन अपनी इस आक्रामकता के पीछे अपने सैन्य विस्तार, विवादित परंतु खनिज साधनों से परिपूर्ण द्वीपों पर कब्जा करना और विवादित आर्थिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की मंशा रखता है। इस दिशा में चीन ने नवंबर 2013 में पूर्वी चीन सागर में अपना पहला एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, कहाँ, इस साइड पूर्वी चीन सागर में आइडेंटिफिकेशन जोन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बार फिर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की है तथा उसने इस जोन में न सिर्फ विवादों से घिरे स्वेंकाकू द्वीप समूह के साथ जापान, दक्षिणी कोरिया और फिलीपींस के वायु निषेध क्षेत्रों को शामिल किया है, बल्कि विदेश विमानों के लिए प्रवेश के कड़े नियम कायदे भी जारी कर दिए हैं। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को किसी क्षेत्र पर दावा ठोकने की कोशिश के तौर पर नहीं लिया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक निर्धारित इलाका समझा जाता है, जिससे देश अपनी सीमा में प्रवेश करने वाले विमानों पर नज़र रखते हैं। सबसे पहले अमेरिका ने वर्ष 1950 में कनाडा के साथ मिलकर ADIZ बनाने की घोषणा की थी। उस समय इसने कहा था कि दुनिया के हर देश को अपनी सीमा में प्रवेश के नियम कायदे तय करने का कानूनी हक हासिल है। मतलब ये है कि जो समुद्र में कोई विमान आएगा, कुछ भी आएगा, या फिर उस एरिया में जिसको ADIZ घोषित कर दिया गया है, तो फिर जिस देश ने घोषित किया है उसी देश के नियम कानून उस पर चलेंगे और उस क्षेत्र में विमान वगैरह आ रहे हैं तो उन पर नज़र रखेगा। विवाद का कारण क्यों है जो ADIZ है, ये क्यों है विवाद का कारण, ये हम देखेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका सहित किसी और देश में विदेशी विमानों के प्रवेश को लेकर चीन जितनी कड़ी शर्तें लागू नहीं की हैं। ठीक है, इन देशों के वायु निषेध क्षेत्र में सिर्फ ज़मीनी सीमा आती है, जबकि चीन ने इसके तहत हवाई सीमा को भी शामिल कर दिया है। चीन ने अपने ADIZ के तहत विदेशी विमानों के लिए जो नियम निर्धारित किए हैं वो क्या है। चीन के ADIZ में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक विदेशी विमान को उसके विदेश मंत्रालय और नागरिक विमान प्राधिकरण को सूचना देनी होगी। पहले से तय समय पर ही प्रवेश की इजाज़त मिलेगी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत राष्ट्रीयता व पंजीकरण का चिन्ह दिखाना भी ज़रूरी होगा।
रेडियो सिग्नल के जरिए चीनी प्राधिकरण का संपर्क में बना रहना होगा। नियमों की अनदेखी करने पर चीन को मनचाही कार्रवाई करने की छूट होगी। अब देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में सहयोग के मुद्दे क्या हैं। भारत और चीन दोनों एशिया महाद्वीप की दो महाशक्तियां हैं। वह दोनों देशों के मध्य सामरिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद अनेक क्षेत्रों में सहयोग भी देखा जा रहा है। क्योंकि दोनों विकासशील देश हैं, दोनों के आपसी सहयोग के द्वारा एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने में सहायता मिल सकती है। क्योंकि अनेक वैश्विक मंचों पर दोनों का दृष्टिकोण समान है। जैसे विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में आपस में सहयोग हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दोनों का साझा दृष्टिकोण है। दक्षिणी एशिया हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद, नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने पर सहयोग किया जा रहा है। दोनों देश तेल और गैस के बड़े आयातक हैं, इसलिए ऊर्जा सुरक्षा में भी सहयोग किया जा रहा है। शंघाई सहयोग परिषद SCO जिसको बोला जाता है में भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के विकास में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। भारत रूस चीन त्रिकोण के मुद्दे पर सहमति का प्रयास किया जा रहा है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिणी अफ्रीका भी संगठन में साथ हैं। वर्ष 2003 के बाद चीन ने पहली बार स्वीकार किया है कि भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण या बृहत्तर होनी चाहिए। अब देखते हैं BCIM कॉरिडोर क्या है। भारत, बांग्लादेश, चीन व म्यांमार के बीच व्यापार, परिवहन तथा पर्यटन को बढ़ाने के लिए परस्पर आर्थिक सहयोग का निर्णय लिया गया है। पहले इसे कुनमिंग परियोजना के नाम से जाना जाता था। चीन के जिनजियांग और यूनान प्रांत चीन के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में सम्मिलित हैं और ये चीन के समुद्री मार्ग से भी दूर हैं। इसलिए इन सुदूर क्षेत्रों का विकास करने के लिए चीन ने इस कॉरिडोर को प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया, जो BCIM कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं। जबकि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य सुरक्षा के लिए बोझ माने जाते हैं तथा इनका विकास सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस परियोजना के संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण दुविधापूर्ण था, जबकि वर्तमान में इसे आर्थिक सहयोग व लाभ के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। भारत के द्वारा बांग्लादेश व म्यांमार के साथ सहयोग के अलग मंचों का भी निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए गंगा मेकांग परियोजना में म्यांमार सम्मिलित है तथा बंगाल की खाड़ी के देशों के तकनीकी आर्थिक संगठन में बांग्लादेश शामिल है। इन सभी संगठनों के द्वारा इस क्षेत्र में व्यापार, निवेश व पर्यटन को बढ़ाया जा रहा है। इस कॉरिडोर से नाथुला दर्रे का विकल्प भी भारत को मिल जाएगा और भारत व बांग्लादेश के बीच कोलकाता से होकर व्यापार बढ़ाया जाएगा। भारत को चीन के प्रभाव के विस्तार से रोकने के लिए बेहतर आर्थिक संबंधों पर बल देना चाहिए, क्योंकि भारत बलपूर्वक चीन को पीछे नहीं कर सकता। भारत चीन के बीच आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं और इससे अन्य देशों को शामिल करके क्षेत्रीय विकास को बेहतर किया जा सकता है तथा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों का भी स्वाभाविक विकास हो जाएगा। अब देखते हैं मैरीटाइम सिल्क ट्रेड रूट क्या है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को लेकर पड़ोस के अनेक देशों में सुरक्षा का खतरा महसूस किया जा रहा था। इसलिए चीन ने अपनी शक्ति को समुद्र में विस्तार करने के लिए सिल्क रूट योजना का प्रस्ताव किया है, जो वैचारिक और वाणिज्यिक प्रतीत होती है। चीन के द्वारा समुद्री सिल्क मार्ग का विचार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा वर्ष 2013 की दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा के दौरान किया गया और आरंभिक रूप में यह सिल्क रूट चीन व आसियान के बीच तक सीमित था, परंतु अब इस मार्ग को अफ्रीका व यूरोप तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। जहां पहले भूमि मार्ग से रेशम का व्यापार होता था, इसके अंतर्गत चीन के द्वारा इन मार्गों पर पड़ने वाले समुद्री पत्तनों को आधुनिक व विकसित करने के लिए $110 बिलियन की राशि आवंटित की गई है। चीन के द्वारा इसमें भारत को भी शामिल करने का निमंत्रण दिया गया है। आरंभिक रूप में इस व्यापारिक मार्ग में भारत के कोलकाता और श्रीलंका के हम्बनटोटा पत्तन को शामिल किया गया है। फिलहाल इसमें पाकिस्तान के ग्वादर पत्तन को शामिल नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि चीन भारत की अनुक्रिया को लेकर सजग है। सिल्क रूट के विचारों के द्वारा चीन अपनी वैचारिक व व्यापारिक शक्ति के विस्तार का इच्छुक है। यह भी उल्लेखनीय है कि चीन एशिया प्रांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और अमेरिका के द्वारा इस क्षेत्र में अपने प्रभाव के विस्तार के लिए एशिया केंद्रित नीति को अपनाया गया है, जिसमें भारत के साथ संबंधों पर प्रमुख बल दिया गया है। जबकि भारत द्वारा चीन व अमेरिका दोनों के साथ समानांतर स्वरूप में संबंधों के विकास पर बल दिया गया है। भारत सिल्क रूट के संदर्भ में वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है कि भी देखो रुक कर, और भविष्य में इससे जुड़ने का निर्णय लिया जाएगा। आलोचकों के अनुसार चीन द्वारा प्रस्तावित इस सिल्क मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, क्योंकि चीन के साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ समुद्री सीमा का विवाद बना हुआ है। जापान व चीन के मध्य शेकांकू द्वीप को लेकर विवाद बना हुआ है।
चीन के अनुसार सिल्क रूट केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए है और अभी तक चीन के द्वारा विदेशों में कभी भी अपने सैनिक तैनात नहीं किए गए हैं। सिल्क रूट व्यापारिक उद्देश्यों के लिए है, सैनिक उद्देश्यों के लिए नहीं। तो ये थे भारत और चीन के बीच में सहयोग के प्रमुख मुद्दे। और उसके बाद जो करंट सिचुएशन CBCMI और सिल्क रूट को लेकर उसके बारे में हमने बात की।